हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर 4 है आपका, वह पर्यावरणीय शिक्षा यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। आज हम लोग इसके टोटल 300 एमसीक्यूज क्वेश्चंस यानी कि 300 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड गारंटी इस बात की है कि अगर आप इस 300 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेते हैं तो जो आपको एग्जाम में 75 नंबर 75 जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है एंड पूरा पेपर उसको यहीं से मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं और थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि 300 क्वेश्चन का कलेक्शन है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण के बोध का स्रोत यानी कि पर्यावरण के बोध का जो बोध यानी कि ज्ञान का जो सोर्स है वो सबसे पहले हमें कहाँ के साहित्य से प्राप्त होता है। तो पर्यावरण का जो ज्ञान है उसका जो सोर्स है, जो स्रोत है, सबसे पहले हमें यूनानी साहित्य से प्राप्त होता है। कहाँ से? यूनानी साहित्य से प्राप्त होता है। पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर के बना है ये तो आपको सबको पता है। पर्यावरण हमारा परि प्लस आवरण से मिलकर के बना है। किससे? परि प्लस आवरण से मिलकर के हमारा बनता है पर्यावरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरा यानी कि ढका हुआ, जिसने हमको चारों तरफ से घेर रखा है, वही हमारा पर्यावरण है। एनवायरोनेर किस भाषा का शब्द है जिससे हमारा एनवायरमेंट बनता है? एनवायरोनेर से बना है एनवायरमेंट। तो जो ये एनवायरोनेर है यह किस भाषा का शब्द है? यह आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। किसका कथन है? ये स्टेटमेंट आपका अर्नेस्ट हिकल का है। किसका है? अर्नेस्ट हिकल का स्टेटमेंट है। जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग ही पर्यावरण है, ऐसा अर्नेस्ट हैकल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, प्रभावी दशाओं का योग जिसमें प्राणी रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। ये बात कहने वाले आपके अपने एच.जी. टॉन्सले हैं। एच.जी. टॉन्सले कहते हैं प्रभावी दशाओं का योग जिसमें प्राणी रहते हैं वही पर्यावरण कहलाता है। लैंडिस ने पर्यावरण को कितने भागों में बांटा है? लैंडिस ने पर्यावरण को 3 भागों में बांटा है। कितने? 3 भागों में बांटा है। पर्यावरण से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है उसका? देखिए, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है, इंटर रिलेटेड होती है, वही पर्यावरण है। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है वही तो पर्यावरण है। उन संपूर्ण दशाओं का योग पर्यावरण है जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ये सारी ही जो पॉइंट्स हैं ये एनवायरनमेंट को इंडिकेट करते हैं, पर्यावरण को डिफाइन करते हैं, इसलिए ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। किससे? भौतिक तंत्र से रचना होती है, जैविक तंत्रों से रचना होती है, या फिर भौतिक और जैविक इन दोनों तंत्रों से रचना होती है, या फिर भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। पर्यावरण एक अविभाज्य जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसकी रचना भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। निम्न में कौन सा कथन गलत है? हमें इसमें से गलत ढूंढना है। 3 बातें सही हैं, 1 गलत है। पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। जी हाँ, बात सही है, ये तो ठीक है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिक एकता होती है, विद्यमान है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। ये किसने कह दिया कि जैविक संसाधनों का नहीं है? ये भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक सभी का भंडार है। पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, बात ये भी ठीक है। ऑप्शन जो हमारा सी है वह यहाँ पे कथन गलत है। भौतिक पर्यावरण का कौन तत्व नहीं है? खनिज नहीं है, मिट्टियां नहीं है, बस्तियां नहीं है, भूमि के रूप नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बस्तियां जो है भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। हैबिटेयर किस भाषा का शब्द है?
हैबिटेयर लैटिन का है, फ्रांसीसी का है, ग्रीक का है या फिर भारतीय भाषा है जो हैबिटेयर है, यह आपका लैटिन भाषा का शब्द है। किसका? हैबिटेयर लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। किसने कहा? पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये बात ईजे रॉय कहते हैं। क्या ईजे रॉय कहते हैं? पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरणीय भविष्य का जो इंटरनेशनल जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वह आपका फिनलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? फिनलैंड में हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। एनवायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नामक सेमिनार किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो एनवायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नामक जो सेमिनार हुआ था वह आपका बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में हुआ था, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में हुआ था। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। शिक्षा और पर्यावरण के बीच संक्रिया पर्यावरण को जन्म देती है, यह कथन किसका है? यह एच.वी. चित्ती बाबू का है। किसका? एच.वी. चित्ती बाबू का स्टेटमेंट है। शिक्षा और पर्यावरण के बीच संक्रिया पर्यावरण को जन्म देती है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। पर्यावरणविद डॉरेन मिर ने पर्यावरण के कितने कारक बताए हैं? इन्होंने 7 कारक बताए हैं। कितने बताए हैं? 7 कारक बताए हैं। मुख्य रूप से पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? मुख्य रूप से पर्यावरण के 2 प्रकार बताए गए हैं। कितने? 2 बताए गए हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। हार्ट ने वर्ष 1981 में पर्यावरणीय शिक्षा के लिए कितनी विशेषताओं को तैयार किया? इन्होंने 25 विशेषताओं को तैयार किया। कितनी? 25 विशेषताओं को तैयार किया। विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा कहाँ आयोजित हुआ था? विकासशील देशों में जो पर्यावरणीय शिक्षा है यह आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान में वृद्धि हो, समझ आपकी बढ़े, जागरूकता आए, स्किल्स डेवलपमेंट हो। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट हो जाता है। मानव के लिए पर्यावरण आवश्यक है। क्यों? पर्यावरण को बचाने के लिए भी पर्यावरण संरक्षण हेतु मानव के लिए पर्यावरण बहुत आवश्यक है। सामाजिक यानी सोशल डेवलपमेंट के लिए भी पर्यावरण आवश्यक है और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए भी पर्यावरण आवश्यक है। ऑप्शन डी जो है वह राइट हो जाता है। पर्यावरण शिक्षा से किसका विकास होता है? सचेतना का, जागरूकता का या फिर व्यावहारिकता का? तो पर्यावरण शिक्षा से बच्चे के अंदर चेतना, जागरूकता, व्यावहारिकता इन सभी चीज़ों का विकास होता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वो राइट हो जाता है। पर्यावरण शिक्षा का पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। सिर्फ महाविद्यालय में पर्यावरण पढ़ाया जाता है या माध्यमिक स्तर से पढ़ाना शुरू करते हैं या पूर्व प्राथमिक स्तर से पढ़ाना शुरू करते हैं? पर्यावरण शिक्षा जो है वह आपकी पूर्व प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को देना शुरू कर दी जाती है। ऑप्शन सी। पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण का प्रारंभ कब हुआ था? किस सन में हुआ था? 75, 76, 72, 80? किस सन में हुआ था? यह आपका वर्ष 1975 में हुआ था। पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण का जो प्रारंभ है वह 1975 में हुआ। यानी कि यहाँ भी ऑप्शन ए जो है वह राइट हो जाता है। लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी, प्रवाल भित्ति, बांध या तालाब? क्या हो जाएगा? प्रवाल भित्ति। क्या हो जाएगा? प्रवाल भित्ति। ऑप्शन बी राइट है। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? हरे पौधों को पारिस्थितिकी में उत्पादक कहा जाता है। क्या हरे पौधों को पारिस्थितिकी में उत्पादक कहते हैं? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा है अबायोटिक एंड बायोटिक घटक के मिलने से पर्यावरण बनता है। ठीक है, अबायोटिक एंड बायोटिक घटक। ऑप्शन ए राइट है। मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है, ऋणात्मक है, धनात्मक है, संज्ञानात्मक है या फिर ये सभी? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी धनात्मक है। मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? कौन सा पर्यावरण का अध्ययन का घटक नहीं है? मानव नहीं है, वायुमंडल नहीं है, जलमंडल नहीं है, फिर सौरमंडल नहीं है। तो जो सौरमंडल है यह आपका पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द को देने वाले कौन थे? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द को देने वाले अर्नेस्ट हिकल थे। कौन? अर्नेस्ट हिकल यानी कि ई हिकल।
परितंत्र का तत्व है, भौतिक तत्व है, सौर ऊर्जा, जैविक तत्व, या फिर ये सभी जो है परितंत्र का के तत्व हैं। तो ये जो सभी हैं ये आपके परितंत्र के तत्व के अंतर्गत आते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के बढ़ने पर श्वसन क्रिया की सर्वाधिक दर कितनी होगी? तो इसकी सबसे अधिक दर 25 डिग्री सेल्सियस होगी। कितनी? 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। किसी परितंत्र में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या फिर पौधे और जंतु, जैविक अजैविक पदार्थ, या फिर उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी अपघटक। तो किसी परितंत्र में जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ दोनों होते हैं। क्या? जैविक और अजैविक दोनों होते हैं। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, प्रकाश संश्लेषी, या फिर मृतोपजीवी पादप। क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी, प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है डियर फ्रेंड, वह सूर्य है, वह सन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं कौन आते हैं? उपभोक्ता के अंतर्गत आपके परजीवी आते हैं। कौन? जो परजीवी हैं यह आपके किसके अंतर्गत आते हैं? उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। पारिस्थितिकी निकेत या निक की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। किसने? ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। परितंत्र में बाज का जो स्थान है वह सर्वोच्च उपभोक्ता का है। परितंत्र में बाज का स्थान किसका है? सर्वोच्च उपभोक्ता का है। परितंत्र में जो मानव है वह आपका क्या है? सर्वाहारी है। सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है जो दे दो। परितंत्र में जैविक और अजैविक घटकों के बीच की जो योजना कड़ी है वह जैव संरचना है। कौन है? जैव संरचना योजना कड़ी है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग करने वाले WG रोजेन हैं। कौन है? WG रोजेन हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव सुंदरवन है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव कौन है? सुंदरवन है। जैव विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका संभव है? पॉलीथीन की। किसकी? पॉलीथीन की। ठीक है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की हैं। कौन कौन सी? तो जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची इसमें विद्यमान है रेड डाटा बुक्स में। यह विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए संरक्षित स्थलों की सूची इसमें शामिल है, या फिर संकटग्रस्त पौधों एवं पशु जातियों की सूची है। क्या इसमें राइट हो जाएगा? ऑप्शन आपका P और R सही है, केवल Q सही है, केवल R सही है, फिर Q और R सही है। तो यहाँ पे आपको बता दें हम कि इसमें आपका जो केवल Q है वह सही है। विभिन्न देशों में प्रकृति एवं जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके बचाव के लिए, संरक्षण के लिए जो संरक्षित स्थल हैं उनकी सूची इसमें दी गई है रेड डाटा बुक्स में। निम्न क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उपरोक्त में से कौन से जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं? कौन है इसमें? इसमें केवल P आपका सही हो जाएगा, पूर्वी हिमालय। क्या हो जाएगा? पूर्वी हिमालय। खनिज से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। खनिजों से प्राप्त जो खाद्य पदार्थ हैं हमारे, वह नमक और फिटकरी आता है। क्या होता है? नमक और फिटकरी। ऑप्शन सी। संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। यह किसका कथन है? संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, यह कथन आपका एलो का है। किसका? एलो का है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। मिट्टी की क्षारीयता का pH मान सदा 7 से अधिक रहता है। क्या? सदा 7 से अधिक रहता है मिट्टी की क्षारीयता का pH मान। पारिस्थितिकी की प्रकृति है कला की, विज्ञान की, यानी पारिस्थितिकी कैसी है, उसका नेचर क्या है? उसका नेचर आपका कला भी है, विज्ञान भी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे A और B दोनों ही ऑप्शन राइट हैं। पारितंत्र का तत्व है सौर ऊर्जा, जैविक तत्व, भौतिक, या फिर ये
सभी क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। जहाँ पे ये सभी हो, उपरोक्त सभी हो, बहुत रेयर केस में ये गलत होते हैं, नहीं तो वही सही ऑप्शन होता है डी। ठीक है, पारिस्थितिकी की पाठ्यवस्तु क्या होती है? तो पारिस्थितिकी की पाठ्यवस्तु हमारी जीवमंडल भी है, उनका वातावरण भी है। तो इसमें इन दोनों का जो संबंध है वही पारिस्थितिकी की पाठ्यवस्तु है, यानी कि जीवमंडल और उनका जो वातावरण है, इन दोनों के बीच का जो संबंध है वही पारिस्थितिकी है। परितंत्र, पारितंत्र का मुख्य रूप है, पारितंत्र का मुख्य रूप प्राकृतिक भी है, मानवीकृत भी है, अंतरिक्ष भी है, इसलिए ऑप्शन इसमें जो डी है वो राइट हो जाएगा। एक उत्तम पारितंत्र का घटक होता है, उत्तम पारितंत्र का घटक होता है अजैविक पदार्थ होते हैं, उत्पादक है, उपभोक्ता है, ये सभी उत्तम पारितंत्र के घटक होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। वर्षा जल संचयन क्या है? वर्षा जल संचयन का मतलब होता है बारिश के पानी का संग्रहण और उसका भंडारण करना। वर्षा जल का संग्रहण और भंडारण करना ही वर्षा जल संचयन है। वर्षा जल संचयन का क्या उद्देश्य है? वर्षा जल संचयन का उद्देश्य है भूजल पुनर्भरण के लिए बारिश का जो पानी है वह काम आता है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संचयन की परंपरागत विधि नहीं है? नाड़ी, टोबा, जोहड़, ये सभी राजस्थान में जल संचयन की परंपरागत विधियां हैं, लेकिन जो नाली है यह परंपरागत विधि नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या अटल भूजल योजना का उद्देश्य है? अटल भूजल योजना का उद्देश्य है भूजल प्रबंधन। क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य है भूजल प्रबंधन। ऑप्शन डी इज द राइट वन। निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है? कौन नहीं है? उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है, क्या ये पानी की कमी का जिम्मेदार नहीं है? या फिर बढ़ती हुई जनसंख्या, बिल्कुल ये भी जिम्मेदार है। भारी बारिश, जल संसाधनों का कुप्रबंधन, यह भी पानी की कमी के लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार कौन नहीं है? भारी बारिश जो है ये पानी की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है, इससे तो पानी की आपूर्ति होती है। पर्यावरण पर्यटन के दौरान याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए? पर्यावरण पर्यटन के दौरान पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए, अन्य पर्यटकों की निजता का भी ध्यान रखें, आप जीव जंतुओं की शांति का भी ध्यान रखें। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पर्यावरण पर्यटन के बढ़ते कारोबार के क्या कारण हैं? इसका कारण है नए रोजगार के कारण भी पर्यावरण पर्यटन जो है बढ़ रहा है। सरकार को भारी राजस्व मिलता है, जैव विविधता को भी प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पर्यटन पर्यावरण पर अपना प्रभाव डालता है, कैसे प्रभाव डालता है? ये प्राकृतिक वनस्पतियों का नुकसान होता है, प्रदूषण की भी बढ़ोतरी होती है, ट्रैफिक भी जाम होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। वायुमंडल में निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, एसिड रेन, नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सबसे अधिक उत्तरदायी है? कौन सा देश है? यूएसए। जो यूएसए है यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है, यूएसए। हरित गृह प्रभाव में किस गैस की सर्वाधिक प्रमुखता रहती है? हरित गृह प्रभाव में जो गैस है वह गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस है? हरित गृह प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सबसे अधिक प्रमुखता रहती है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। विश्व में हरित गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। किस देश में सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई? वो कौन सा देश है? वह आपका नॉर्वे है। 1973 में जो है नॉर्वे में सबसे पहले एसिड रेन हुई, अम्लीय वर्षा हुई। अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा आपकी कारखानों से होती है। किसके कारखानों से अम्लीय वर्षा होती है? एसिड रेन होती है। किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो वह जो देश है आपका वो कौन सा है? नॉर्वे जो है, यहाँ पे सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। कहाँ? नॉर्वे में। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया आस्लो में। कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र आपका आस्लो में स्थापित किया गया, आस्लो में इस्टेब्लिश किया गया। ओजोन यानी कि O3 है। O3 क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। क्या है? O3 जो है यह एक द्वितीय प्रदूषक है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सबसे अधिक विनाश
किस माह में होता है? किस माह में होता है? सितंबर और अक्टूबर में होता है। किस माह में होता है? सितंबर अक्टूबर में होता है। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? किसे की गई? कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहा गया। कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहा गया। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? कौन सा आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए नाइट्रोजन आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण औद्योगिक बहिस्राव है। औद्योगिक बहिस्राव। सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? सबसे ज़्यादा प्रदूषण CO से होता है। किससे? CO से। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल ध्वनि से होता है? तो जो ध्वनि प्रदूषण है आपका वह 80 से 90 डेसिबल की जब ध्वनि होती है तब ध्वनि प्रदूषण होता है। किस उपग्रह के द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई? किसके द्वारा? निबस 7। जो निबस 7 उपग्रह है इसके द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई। ऑप्शन डी इज द राइट वन। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्लास्टिक है जिसके कारण मृदा प्रदूषण होता है। धुंध कोहरे का निर्माण होता है। धुंध कोहरे का निर्माण आपका धुएं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। धुंध कोहरे का निर्माण जब धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड होती है तब धुंध कोहरा बनता है। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं इसमें कौन है? लाइकन और मॉस। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक इसमें कौन कौन हो जाएंगे? लाइकन और मॉस। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ऑप्शन सी द राइट वन। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? वायु प्रदूषण का कारण धुआं है। वायु प्रदूषण का कारण धुआं है जिससे वायु प्रदूषण होता है। निम्न में से कौन सी गैस वायु को अधिक प्रदूषित करती है? कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह वायु को अधिक प्रदूषित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है। जब हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे तो वायु प्रदूषण में कमी आएगी। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा की खोज रॉबर्ट रूंग्स स्मिथ ने की थी। किसने? रॉबर्ट रूंग्स स्मिथ ने वायु प्रदूषण की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 76 इज कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है रासायनिक कार्बन के कारण, अपशिष्ट पदार्थों के कारण, रासायनिक कीटनाशक दवाइयों के कारण वायु प्रदूषण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वह राइट हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका प्रमुख कारण हरित गृह प्रभाव है। क्या है? हरित गृह प्रभाव जो है यह ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण माना जाता है। योजना विधि का प्रतिपादन किसने किया था? आप सबको पता है प्रोजेक्ट मेथड के जो प्रतिपादक हैं वो आपके किलपैट्रिक हैं। आप सभी को पता है ये क्वेश्चन हर एग्जाम में हर साल हर बार पूछा जाता है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण कौन सा है? ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण आपका जो है वो एयर कंडीशनर है। कौन है? एयर कंडीशनर। बाकी आपका कंप्यूटर से तो भाई ओजोन परत को हानि नहीं पहुंच रही, टेलीविजन से भी नहीं पहुंच रही, कूलर से भी नहीं पहुंच रही। नेक्स्ट वन इज ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 16 सितंबर को हमारा क्या मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन किससे बनती है? ओजोन हमारी ऑक्सीजन से बनती है। ओजोन किससे बनती है? ओजोन ऑक्सीजन से बनती है। योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? योजना विधि जो हमारी है वह प्रयोजनवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। योजना विधि प्रयोजनवाद किस पर? प्रयोजनवाद दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। योजना विधि के जन्मदाता कौन है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, किलपैट्रिक हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है? वायु प्रदूषण। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। कौन कौन से इसमें 3 प्रकार के आर हैं? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग, है ना। कम उपयोग करो, पुनः चक्रण और फिर पुनः प्रयोग उसका किया जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे
राइट है। 96 इज निम्नलिखित में से कौन सा योजना पद्धति का सिद्धांत है? योजना पद्धति का सिद्धांत क्या है? अनुभव का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सभी जो हैं यहाँ पे योजना पद्धति के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? परिस्थिति का उत्पन्न करना, योजना का चुनाव करना, योजना का निर्माण करना, योजना का मूल्यांकन करना। क्या हो जाएगा इसमें आपका? योजना का निर्माण करना जो है यह योजना विधि का पद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज वाद विवाद एक शैक्षणिक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी सहयोगपूर्ण ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा जेम्स एम ली की है। किसकी है? जेम्स एम ली की है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में किसका विकास होता है? समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में जो विकास होता है उससे प्रेरणा शक्ति का विकास होता है, आत्मनिर्णय करने का विकास होता है, आत्मविश्वास का विकास होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में कौन सी पद्धति परंपरागत पद्धति कहलाती है? कौन सी पद्धति? इसमें आपका पाठ्यपुस्तक पद्धति और भाषण पद्धति, ये दोनों ही जो है परंपरागत पद्धति कहलाती हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाता है। डिफरेंट आपको बताते चलें कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड जो हमारे नोट्स हैं, हमारा जो कंटेंट है जिसको हम खुद तैयार करते हैं आपके लिए, जो बेस्ट तरीके से तैयार किया जाता है और वो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाता है। हमारे नोट्स लेने के बाद सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आपको बाहर से यानी मार्केट से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, हम आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे टीचिंग सब्जेक्ट में आपका फिजिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, हिंदी है, एसएसटी है, इन सब का भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें वन लीनियर है, आपका सब ऑब्जेक्टिव कंटेंट है, ये सारा प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, और अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं 9628182649। मैं एक झलक आपको दिखा देता हूँ हमारे नोट्स किस तरीके के होते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए जैसे अगर आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट में फिजिकल साइंस आता है, ठीक है, फिजिकल साइंस जिनके पास बायोलॉजी है उनके पास भी फिजिकल साइंस मिलेगा, जिनके पास मैथमेटिक्स है उनके पास भी फिजिकल साइंस मिलेगा। तो इस तरीके से इसमें वन लीनियर जो इम्पॉर्टेंट है, गैलीलियो को आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। सन 1987 में आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपल मेथोडिया को प्रकाशित किया, है ना। आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तुत रिलेटिविटी के सिद्धांत को 1915 में स्वीकारा गया। इस तरीके का कंटेंट आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। 1993 में ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी पॉलिसी प्रस्तुत की गई, है ना। राजीव गांधी सरकार ने टेक्नोलॉजी मिशन 1985 में लोकसभा में प्रस्तुत किया। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके और जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं या उनसे रिलेट करते हैं, उनका यहाँ पे वो सारा दिया गया है कंटेंट। तो इस तरीके के हमारे नोट्स होते हैं, आप आराम से इसको देख सकते हैं, रोक करके पढ़ सकते हैं इस कंटेंट को, फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरीके का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और बात करते हैं जैसे अगर आपके पास मैथमेटिक्स है वो भी दिखा देते हैं। अगर आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो आपको उसके भी शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। जैसे भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ आदि ग्रंथ ऋग्वेद से होता है ना। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल मानकर उसके व्यास का सही मान, है ना, इतना ज्ञात किया। उन्होंने पाई का मान इतना ज्ञात किया। और इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी इसमें इंक्लूड कर दी जाती हैं। अगर आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो उसके भी शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसी तरीके से जैसे जो सब्जेक्ट मैंने नहीं दिखाया, लाइक जैसे मैंने हिंदी है उसके भी शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाते हैं। आपका एसएसटी है उसके भी शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाते हैं। तो इसके लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो अपना कंटेंट देते हैं उसके साथ में जो भी मार्केट में नया कंटेंट आता है, जैसे एग्जाम टाइम का एमसीक्यूज आ गया, इजी नोट्स का आ गया या प्लानर का आ गया, तो उनकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आपको बाहर मार्केट में पैसा खर्च ना करना पड़े। चलिए आते हैं पॉइंट पर और क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। क्वेश्चन 101 नंबर कहता है कि निम्न में कौन सी वाणिज्य शिक्षण की पद्धति नहीं है। वाणिज्य शिक्षण की पद्धति इसमें कौन सी नहीं है? निगमन एवं आगमन जो पद्धति है ये आपकी कॉमर्स टीचिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी व्याख्यान पद्धति हो गया, संश्लेषण विश्लेषण हो गया, यूनिट पद्धति हो गया, ये सभी आपका इसमें चलता है। क्वेश्चन नंबर 102 इज वर्ष 1918 तक किस पद्धति का रूप स्पष्ट हुआ?
वर्ष 1918 तक जो है ये आपका योजना पद्धति का रूप स्पष्ट हुआ। किसका? योजना पद्धति का। क्वेश्चन नंबर 103 यानी कि 103 नंबर क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वाणिज्य शिक्षण की कौन सी पद्धति नवीनतम है? कौन सी पद्धति नई है? इकाई पद्धति जो है ये आपकी कॉमर्स टीचिंग के लिए नई है, इकाई पद्धति। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति विवादास्पद है? कौन सी पद्धति? समस्या समाधान पद्धति जो है यह विवादास्पद पद्धति मानी गई है। खोज व्यूह रचना का विकास किया। खोज व्यूह रचना का विकास आपके जे.एस. ब्रूनर ने किया। खोज व्यूह रचना का विकास जे.एस. ब्रूनर ने किया। मस्तिष्क प्रबलन संवेदन आव्यूह का विकास किसने किया? ये ऑसबोर्न ने किया। ऑसबर्न ने किया। मस्तिष्क प्रबलन संवेदन आव्यूह का विकास ओसबर्न ने किया। शिक्षण विधियों एवं शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है। किस बात का अंतर? उद्देश्यों का अंतर होता है। शिक्षण विधियां और शिक्षण व्यूह रचनाएं जो होती हैं उनमें उद्देश्यों का अंतर होता है, दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में शामिल नहीं है। कौन सी चीज शामिल नहीं है? इसमें आपकी ऐतिहासिक खोज शामिल नहीं है, बाकी अनुवर्ग शिक्षण हो, अभिक्रमित अनुदेशन हो, ये सभी इसमें शामिल हैं। प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत क्या है? प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत है शोधेष्यता होनी चाहिए, बच्चे का सामाजिक विकास हो, बच्चे को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो डी है वह राइट हो जाता है। सुकरात का शिक्षण आव्यूह क्या है? सुकरात का शिक्षण आव्यूह प्रश्नोत्तर विधि है। क्या है? प्रश्नोत्तर विधि। भ्रमण निम्न विधि का उदाहरण है। भ्रमण किस विधि का उदाहरण है? निरीक्षण विधि का उदाहरण है। निरीक्षण विधि में बच्चे को भ्रमण करने के लिए ले जाया जाता है ना। क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? छात्रों में उत्साह पैदा करना या छात्रों में ज्ञान में वृद्धि करना, समय की बचत करना, या फिर समाज व घर में उत्तम संबंध स्थापित करना। तो इसमें आपका क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है, समय की बचत करना नहीं है ना। इससे बच्चों में उत्साह पैदा होता है, बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है, समाज और घर में उत्तम संबंध बच्चा स्थापित कर पाता है। समय की बचत इसमें कोई इंक्लूड नहीं है। वह विधि जो इंद्रियों से सीखने की विधि है। बच्चा इंद्रियों से किसमें सीखता है? भ्रमण विधि। जब भ्रमण विधि होती है उसमें बच्चा खोज अन्वेषण करने का काम करता है, चीज़ों को बड़े करीब से देख पाता है, समझ पाता है, नेचर को करीब से देख पाता है। इसमें इंद्रियों का प्रयोग होता है। ठीक है, आँखों का यूज़ करेगा, कानों का यूज़ करेगा, टच फील करेगा बच्चा चीज़ों को। समस्या समाधान विधि के कितने सोपान हैं? समस्या समाधान विधि के 5 सोपान हैं। समस्या समाधान विधि के 5 सोपान हैं। योजना व समस्या समाधान विधि में अंतर है। किस बात का अंतर है? निष्कर्षों की दृष्टि में दोनों में अंतर है। योजना व समस्या विधि में निष्कर्षों की दृष्टि में अंतर है। योजना विधि के जनक किस देश के हैं? योजना विधि के जो जनक हैं वो आपके अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है कौन सी विधि? छोटे बच्चों के लिए नाटकीकरण विधि उपयुक्त मानी जाती है। इससे बच्चा आसानी से सीख सकता है ना, क्योंकि चीज़ों को, बच्चे को जो चीज़ें मनोरंजन कराती हैं उसमें बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? वायुमंडल में ओजोन परत समताप मंडल में विद्यमान है। कहाँ? समताप मंडल में विद्यमान है। हरित प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? हरित प्रभाव का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण है। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। कौन सी गैस वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? कौन सी गैस है? वह आपकी सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है ये वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट हो जाता है। वनों के विनाश को वनोन्मूलन कहते हैं। वनों के विनाश को डिफोरेस्टेशन कहते हैं, वनोन्मूलन कहते हैं, है ना। जिसमें वनों को काटा जाता है, वनों का विनाश होता है, उसको वनोन्मूलन कहते हैं। वनों के पारिस्थितिक उपयोग हैं। क्या उपयोग हैं? भूमि की सुरक्षा करना, बारिश करना, प्रदूषण को कम करना, ये सभी वनों के
पारिस्थितिक उपयोग हैं। वनोन्मूलन का कारण क्या है? जो वन काटे जा रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है? ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग करना, इसीलिए तो जंगल काटे जा रहे हैं। वन्य उत्पाद का उपयोग करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए और बी ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। डिफोरेस्टेशन का क्या प्रभाव पड़ता है वनोन्मूलन का? इसका प्रभाव ये है कि इसमें वन्य जीवों का भी विनाश हो रहा है। किसका? जब जंगल नहीं रहेंगे तो के जीव कहाँ रहेंगे? जब घर नहीं रहेगा तो फिर उसमें कैसे कोई रहेगा? कहाँ रहेगा? वन संरक्षण का उपाय क्या है? हम वन को कैसे बचा सकते हैं? वन को बचाने का उपाय है वृक्षारोपण करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, वनों की पौधों की रक्षा कीजिए। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज वन संरक्षण के द्वारा वन प्रबंधन के अंतर्गत विचार है। किसका? वन सर्वेक्षण का विचार है। किसका? वन सर्वेक्षण। वनों के संरक्षण हेतु कानून यानी एक्ट बनाया गया। कब बनाया गया? ये आपका 1980 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1980 में वनों को बचाने के लिए कानून बनाया गया। ताजमहल को किससे खतरा है? ताजमहल को आपके सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है, SO2 से खतरा है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं? CO2 है, CFC है, CH4 है, मीथेन है ना। अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा जो है वह कारखाने वाले क्षेत्र में जहाँ SO2 की अधिकता होती है वहाँ अम्ल वर्षा होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है। कौन सी गैस है? तो ये नाइट्रोजन जो है यह ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है। ठीक है। ऑप्शन इसमें जो सी है वह राइट हो जाता है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। कौन करती है? ओजोन परत करती है। जो ओजोन परत है ये हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें आती हैं इससे पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु मनुष्य की रक्षा करने का काम ओजोन परत करती है। कौन करती है? ओजोन परत करती है। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र अंटार्कटिका में पाया गया। कहाँ पाया गया? अंटार्कटिका में पाया गया। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र अंटार्कटिका में पाया गया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो इसमें सबसे अधिक जो प्रभावित देश है आपका वह नॉर्वे और स्वीडन है। पूरे वर्ल्ड में जो एसिड रेन का प्रभाव इफेक्ट जो सबसे ज़्यादा पड़ता है वो नॉर्वे और स्वीडन पर पड़ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट हो जाता है। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन संरक्षण अधिनियम आपका वर्ष 1980 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1980 में लागू हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए। अम्लीय वर्षा का रूप होता है। अम्लीय वर्षा का रूप नम वर्षा और शुष्क वर्षा ये दोनों ही अम्लीय वर्षा के रूप हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। हरित भवन का संबंध होता है। हरित भवन का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। ओजोन छिद्र से प्रभावित होता है पृथ्वी का तापमान, समुद्र का जल स्तर, मौसम परिवर्तन या फिर ये सभी। मुझे लगता है ये सभी ओजोन छिद्र से प्रभावित होते हैं। पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है, समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता है, मौसम भी परिवर्तित होता है। ये सभी ओजोन छिद्र से प्रभावित होते हैं। ओजोन छिद्र स्थित है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, दोनों पर, किसी पर नहीं। किस पर है ये आपका उत्तरी ध्रुव पर भी है और दक्षिणी ध्रुव पर भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो सी है वो राइट हो जाता है। अम्लीय वर्षा से प्रभावित होता है जलमंडल, जीवमंडल, भवन की मूर्तियां या फिर ये सभी। तो जो एसिड रेन होती है उससे हमारा जलमंडल प्रभावित होता है, उससे हमारा जीवमंडल प्रभावित होता है, हमारे भवन प्रभावित होते हैं, हमारी मूर्तियां प्रभावित होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वह राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाठ्यक्रम संपादन की मुख्य क्रिया क्या है? पाठ्यक्रम संपादन की मुख्य क्रिया है नियोजन, नियंत्रण, प्रशासन और एक व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। पाठ्यक्रम विकास की मुख्य प्रक्रिया क्या है? करिकुलम डेवलपमेंट की जो मेन प्रोसेस है वो आपका मूल्यांकन करना है, फीडबैक देना है, उद्देश्यों का प्रतिपादन करना है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट हो जाएगा। आपके जो बीएड सेकंड सेमेस्टर में आपको बताते चलें डियर फ्रेंड कि जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं, ठीक है, टीचिंग सब्जेक्ट हों या जैसे आपका ये पर्यावरण का पेपर है,
इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एकदम कॉमन है, कुछ ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अलग अलग टाइप के, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन होते हैं। आपका कोई भी पेपर हो, मैंने जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको प्रीवियस ईयर सारे प्रोवाइड कराए हुए हैं, आप सारे पेपर मैच करके देख लीजिए, क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट का नहीं है या फिर ये सब्जेक्ट का नहीं है। अब जैसे हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं, इसमें आ गया पाठ्यक्रम, पिछला क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें भी पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्योंकि कुछ ही स्टूडेंट्स को ऐसा कन्फ्यूजन होता है, बाकी जो बाकी समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम है। पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम आपका माध्यमिक बोर्ड भी है, शिक्षा राज्य परिषदें भी हैं, अध्ययन समितियां भी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम जाना चाहेंगे। कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है? कैरिकुलम क्या है? ये कैरिकुलम। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है कैरिकुलम। कैरिकुलम ये किस भाषा का शब्द है? कैरिकुलम जो है आपका ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, कैरिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। कैरिकुलम क्यूरेरे शब्द से उत्पन्न हुआ है। क्यूरेरे किस भाषा का शब्द है? क्यूरेरे आपका लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, कैरिकुलम जो है वो क्यूरेरे से प्राप्त हुआ, क्यूरेरे से बना है हमारा कैरिकुलम। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, ये कथन किसका है? देखिए, पर्यावरण पाठ्यक्रम जो है पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, ये स्टेटमेंट आपका अपने एनन का है। किसका है? एनन का है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। एंड हम बढ़ते हैं 150 की तरफ। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना 1982 में की थी। कब की थी? 1982 में। भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह आपका वर्ष 1986 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? वर्ष 1986 में पारित किया गया। WHO की स्थापना कब हुई? WHO की जो स्थापना है वह 22 जुलाई 1946 को ही। कब हुई? 22 जुलाई 1946 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसमें ए रहेगा वो आपका राइट रहेगा। 22 जुलाई 1946 इज द राइट वन ओवर हियर। WHO की स्थापना। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में हुई। कब? 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई। किसकी? यूनेस्को की स्थापना। ठीक है, सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। सतत विकास का पहली बार प्रयोग हार्लेम ब्रंडरलैंड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हार्लेम ब्रंडरलैंड के द्वारा सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। किस पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा के साथ टिकाऊ विकास को प्राप्त करना था? किसका उद्देश्य था? जोहान्सबर्ग जो सम्मेलन हुआ था, इसमें जो है पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा के साथ टिकाऊ विकास को प्राप्त करना था, जो सम्मेलन हमारा जोहान्सबर्ग में हुआ था। टिकाऊ विकास के अंतर्गत किस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? ऊर्जा पर। टिकाऊ विकास के अंतर्गत ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास की अवधारणा किस आयोग की देन है? सतत विकास की जो अवधारणा है वह ब्रेटलैंड आयोग की देन है। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ? सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 1987 में हुआ। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल हैं। कौन शामिल हैं? बाढ़ एवं सूखा। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले जो परिणामी खतरे हैं उसमें बाढ़ एवं सूखा शामिल हैं। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? कौन सी प्रतियोगिता? ग्रीन ओलंपियाड जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व चार्टर पारित किया। कब? इसमें 1972 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व चार्टर सन 1972 में पारित किया। कब? 1972 में। पर्यावरण विघटन के कारक हैं। पर्यावरण विघटन के कारक हैं प्राकृतिक भी और मानवीय भी, ये दोनों ही पर्यावरण विघटन के कारक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम जाना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज पर्यावरण संरक्षण समस्या है। भारत की
संयुक्त राज्य अमेरिका की, चीन की, या फिर पूरे विश्व की? देखिए जो पर्यावरण संरक्षण जो समस्या है, पर्यावरण से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है डियर फ्रेंड, वो सिर्फ भारत की नहीं है, वह पूरे विश्व की समस्या है, वह पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। क्या? एनवायरनमेंट वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है। पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है। कमजोर आर्थिक स्थिति, जी हाँ। जन सामान्य की अज्ञानता भी सही है। धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वह आपका राइट हो जाता है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 165 इज पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में धाराएं हैं कितनी? 20, 26, 36, 46। कितनी धाराएं हैं इसमें? आपकी 26 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 26 धाराएं हैं। ऑप्शन बी जो है वह राइट हो जाता है। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? राष्ट्रीय वन नीति आपकी वर्ष 1952 में बनी। कब? 1952 में हमारी राष्ट्रीय वन नीति बनी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषता यह है कि शिक्षक को अक्रियाशील बनाती है। जो श्रव्य दृश्य सामग्री है, लाइक जैसे जो सामने एलईडी लगी है या और भी चीज़ें हैं जो श्रव्य भी है दृश्य भी है, लाइक आपका टेलीविज़न है ना, ये इसमें टीचर जो है वो एक्टिव नहीं रहता, टीचर पैसिव हो जाता है, अक्रियाशील हो जाता है। पर्यावरण शिक्षण में क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है वह आपकी श्रव्य सामग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? श्रव्य सामग्री हो जाएगी। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षण में सहायक सामग्री सहायता करती है। किसमें सहायता? टीचिंग को इंटरेस्टेड बनाने में, या विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में पर्यावरण शिक्षण में सहायक सामग्री सहायता करती है, या फिर इन सभी बातों में सहायता करती है। तो इसमें जो है जो पर्यावरण में शिक्षण में जो सहायक सामग्री होती है वह आपकी विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में जो है हेल्प करती है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 171 इज मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो जो मेधा पाटेकर हैं वह आपके नर्मदा आंदोलन से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? नर्मदा आंदोलन से संबंधित हैं। कौन? मेधा पाटेकर। ठीक है। कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो है आपका वो वर्गीज कुरियन जो हैं ये पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है। बाकी आपका सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, है ना, एम.एस. स्वामीनाथन हो गए। जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं वो आपके किससे संबंधित हैं? वो आपके चिपको आंदोलन से संबंधित हैं, है ना। और इस तरीके से आपके सलीम अली भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया ना 70 नंबर। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, हो गया था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वह आपका रियो डी जेनेरियो में किया गया था। कहाँ? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वर्ष 1992 में। कब आयोजित किया गया? वर्ष 1992 में। रियो +20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। क्या? द फ्यूचर वी वांट जो है यह रियो +20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य जो उद्देश्य था वह था वनों की सुरक्षा करना। क्या? वनों की सुरक्षा करना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। कहाँ? नैरोबी में स्थित है। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? इसका मुख्य मुद्दा था वायु प्रदूषण स्वच्छता विकास। क्या था? वायु प्रदूषण स्वच्छता विकास जो है यह 2002 में जो जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसका मुख्य मुद्दा था। भारत में पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ था? यह आपका वर्ष 1986 में पारित हुआ। भारत में पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। किसका नारा है? ये चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन का नारा है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन सा है? वो आपको
को आंदोलन है। कौन सा आंदोलन है? अपिको आंदोलन है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। पादप संरक्षण से कौन सा आंदोलन संबंधित है? पादप संरक्षण से जो आपका आंदोलन संबंधित है वह चिपको आंदोलन है। क्या? चिपको आंदोलन। पादप संरक्षण से यानी कि पौधों को बचाओ, चिपको आंदोलन। ठीक है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है यह आपका वर्ष 1979 में हुआ। वर्ष 1979 में हुआ पृथ्वी विश्व जलवायु सम्मेलन। ठीक है। ऑप्शन जो इसमें सी है वह आपका राइट हो जाता है। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका एजेंडा 21 जो है यह आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन है। एजेंडा 21 ऑप्शन इसमें जो बी है वह राइट हो जाता है। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 हुआ, यह आपका वर्ष 1997 में हुआ। कब हुआ? वर्ष 1997 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ कहाँ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत पर्यावरणीय मुद्दों का पहला बड़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ये जो पहला बड़ा सम्मेलन था वह वर्ष 1972 में आयोजित किया गया। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया। विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? पूरे वर्ल्ड का जो फर्स्ट इन्वायरमेंटल सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? वो आपका स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। कहाँ? स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। निम्न में से कौन पर्यावरण इंजीनियर नाम से विख्यात है? पर्यावरण इंजीनियर हम जीडी अग्रवाल को कहते हैं। किसको कहते हैं? जीडी अग्रवाल को हम पर्यावरण इंजीनियर कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से आपके बाबा आमटे संबंधित हैं। बाबा आमटे जो हैं वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। अपिको किस भाषा का शब्द है? अपिको जो है आपका वह कन्नड़ भाषा का शब्द है। क्या? अपिको जो है वो कन्नड़ भाषा का शब्द है। अपिको आंदोलन कब शुरू हुआ था? डिफरेंट। अपिको आंदोलन जो था हमारा वह कब शुरू हुआ था? ये आपका शुरू हुआ था वर्ष 1983 में। 1983 में आपका अपिको आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है। चिल्का बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। चिल्का बचाओ आंदोलन आपका वर्ष 1992 में शुरू हुआ। चिल्का बचाओ आंदोलन वर्ष 1992 में क्या हुआ? वर्ष 1992 में शुरू हुआ। आइए, जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई? जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ये आपकी बिहार से हुई। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है वह आपका जब आप पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करते हैं तब आपको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है यह है वर्ष 1989 से प्रारंभ किया गया। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है ये 1989 से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय जिसे गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया। प्रथम भारतीय, पहला भारतीय कौन था जिसे गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? वो आपके मेधा पाटेकर हैं। मेधा पाटेकर को पहले भारतीय थे जिन्हें गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट हो जाता है 1987। और हमारे 200 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। आप देख पा रहे होंगे एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन का कलेक्शन है। आइए बढ़ते हैं, अब 300 को कंप्लीट करते हैं, यानी कि 201 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 200 क्वेश्चन हो गए। 201 नंबर क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण निवारण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? प्रदूषण निवारण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये आपका जो शुरू किया गया था वर्ष 1992 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? वर्ष 1992 में शुरू किया गया। ठीक है। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान
की जाती है? ये आपका वन्य जीव संरक्षण के लिए, जब आप वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं तो आपको डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किनको प्रदान किया जाता है? ये वन्य जीवन संरक्षण के लिए व्यक्ति को जो है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यह UNEP के द्वारा प्रदान किया जाता है। किस सम्मेलन के आधार पर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? स्टॉकहोम सम्मेलन के आधार पर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अपिको आंदोलन किससे संबंधित है? अपिको आंदोलन पेड़ बचाओ से संबंधित है। अपिको आंदोलन पेड़ बचाओ से संबंधित है। अपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? अपिको आंदोलन जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में चलाया गया था। किस राज्य में चलाया गया था? कर्नाटक राज्य में चलाया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हेयर। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन जो था आपका डियर फ्रेंड, यह वर्ष 1978 में प्रारंभ हुआ। ठीक है। टिहरी बांध संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? टिहरी बांध संघर्ष जो था आपका यह वर्ष 1990 में प्रारंभ हुआ। कब? वर्ष 1990 में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ? ओजोन परत को बचाने के लिए जो सम्मेलन आयोजित हुआ वह आपका वियना सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन था? वियना सम्मेलन था। ठीक है। टोरंटो सम्मेलन का आयोजन हुआ। टोरंटो सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1988 में हुआ। टोरंटो सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1988 में हुआ। एजेंडा 21 पर कितने देशों ने सहमति प्रदान की? एजेंडा 21 पर जो देश थे हमारे टोटल वो 182 थे। कितने? एजेंडा 21 पर 182 देशों ने अपनी सहमति प्रदान की थी। एजेंडा 21 को प्रभावी बनाने के लिए किस सम्मेलन का आयोजन हुआ था? कौन सा सम्मेलन? न्यूयॉर्क सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? न्यूयॉर्क सम्मेलन। ठीक है। एजेंडा 21 को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जो न्यूयॉर्क सम्मेलन था उसका आयोजन हुआ। ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो आयोजन हुआ था वह आपका क्योटो प्रोटोकॉल था। क्योटो प्रोटोकॉल था। ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन रियो प्लस 10 का आयोजन कब हुआ? रियो प्लस 10 का आयोजन वर्ष 2002 में हुआ। वर्ष 2002 में हुआ। जलवायु परिवर्तन पर कानकुन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कानकुन सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2010 में किया गया। कब? वर्ष 2010 में किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका वर्ष 1987 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका लागू हुआ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 218 है, किस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जन्म हुआ? इसका जो जन्म है वो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जन्म हुआ। पर्यावरण जागरूकता के लिए कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? पर्यावरण जागरूकता के लिए जो ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता है वो आयोजित की जाती है। ग्रीन ओलंपियाड। कौन सी? ग्रीन ओलंपियाड। पर्यावरण जागरूकता में विकास करते हैं। पर्यावरण जागरूकता में ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करते हैं। किसका? ज्ञानात्मक पक्ष का। पर्यावरण जागरूकता में ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करते हैं। चलिए, पर्यावरण शिक्षा का घटक है। पर्यावरण शिक्षा का घटक आपका बालक भी है, पर्यावरण भी है। ये दोनों ही पर्यावरण शिक्षा के घटक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। पर्यावरण जागरूकता का घटक है भौतिक या फिर जैविक, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पर्यावरण जागरूकता का घटक आपका ए और बी यानी भौतिक और जैविक दोनों राइट हो जाएंगे। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? इसमें आपका जो वनस्पति है ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक माना जाता है। वनस्पति ऑप्शन डी इसमें राइट है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक का भौतिक घटक क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिक का जो भौतिक घटक है वह प्रवाहित जल है। क्या हो जाएगा? प्रवाहित जल हो जाएगा। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इसका सबसे पहले प्रयोग टॉन्सले ने किया था। किसने किया था? टॉन्सले ने किया था। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण आपका झील है। क्या हो जाएगा? जो झील है यह
प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? इसको अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं। कौन जोड़ते हैं? अकार्बनिक पदार्थ। पर्यावरण शब्द जो है वह किस भाषा से लिया गया है? पर्यावरण शब्द हमारा फ्रेंच भाषा से लिया गया है। पर्यावरण शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलमंडल में सबसे बड़ा घटक है? स्थलमंडल में जो ऑक्सीजन है वो सबसे बड़ा घटक है। क्या? ऑक्सीजन सबसे बड़ा घटक है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो है यही इकोसिस्टम कहलाता है और यही इकोसिस्टम की सबसे सटीक परिभाषा है। चलिए, इनमें से कौन एक पर्यावरण की समस्या नहीं है? जल का विनाश, दुरुपयोग, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपर्दन। क्या हो जाएगा इसमें? आपका जल का संरक्षण, ऑप्शन बी जो है वह राइट हो जाएगा। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते, आपकी संस्कृति भी आती है, कल्चर भी आता है, आपकी मकान, सड़कें, पूजा स्थल, कॉलेज, बिल्डिंग, कारखाने, सब कुछ आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें डी है वह राइट हो जाता है। जीवों और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन है डिफरेंट, वह आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? कवक को अपघटनकर्ता में सम्मिलित किया जाता है। किस समूह में? अपघटनकर्ता के समूह में इसको सम्मिलन किया जाता है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण आपका खेत है। क्या हो जाएगा? खेत आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? इसमें जलवायु संबंधी कारक निश्चित करते हैं। कौन हो जाएगा? जलवायु संबंधी कारक निश्चित करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? पोषण संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोषण संबंध हो जाएगा। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? ये आपका हरे पादप जो हैं वो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के जो पादप हैं वो स्वपोषी घटक कौन होते हैं? पादप होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक आपके पादप हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य माना जाता है। क्या? सूर्य माना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। क्या होता है? रूपांतरण। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? रूपांतरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र में जो रूपांतरण होता है ऊर्जा का, उससे ऊर्जा का ह्रास होता है, नुकसान होता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को किस में बदलते हैं? जो हरे पौधे हैं ये सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? पादपों से शाकाहारी जीवों में 10% ऊर्जा पहुंचती है। कितनी? 10% ऊर्जा पहुंचती है। ठीक है, आइए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव हमेशा एक दिशात्मक होता है, एक दिशा में होता है। ठीक है। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि होने पर ध्वनि प्रदूषण में शामिल किया जाना चाहिए? कितनी होनी चाहिए? इसमें आपका 45 डिग्री डेसिबल से जब अधिक ध्वनि हो तो उसको ध्वनि प्रदूषण में सम्मिलित कर देना चाहिए। किसकी मापक इकाई डेसिबल है? ध्वनि की मापक इकाई जो है, साउंड की जो मापक इकाई है वो आपकी डेसिबल है। किसकी? ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है। कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव कर्ण को क्षति पहुंचा सकती है? मानव के कानों को क्षति जो पहुंचा सकती है वह अगर 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि होगी, इसका मतलब है आपके कानों को नुकसान पहुंचेगा। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है? जो घातक है वो आपकी 150 डेसिबल से अधिक अगर ध्वनि होती है तो इसका मतलब है वो आपके लिए घातक है। मनुष्य की फुसफुस आहट कितने डेसिबल होती है? जो हम लोग फुसफुस करते हैं ना, बहुत धीरे बोलते हैं, तो ये आहट कितने डेसिबल होती है? ये हमारी 30 डेसिबल होती है। क्या? 30 डेसिबल होती है। निम्न में
ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइस पॉल्यूशन नियंत्रण के उपाय क्या हैं? इसका उपाय है वाहन में तेज ध्वनि हॉर्न पर रोक हो तो इससे ध्वनि प्रदूषण कुछ हद तक कम हो सकता है। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जो प्रदूषित जल होता है उसे जल प्रदूषण कहते हैं, सीधी सी बात है ना। प्रदूषित जल को जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण का पता जल में घुली कौन सी गैस से लगता है? कौन सी गैस से लगता है? ऑक्सीजन से। ठीक है, जल प्रदूषण का पता जो है जल में जो ऑक्सीजन गैस घुली होती है उससे लगता है। निम्न में से प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत आपका मृदा प्रदूषण हो गया, मृदा अपरदन। प्रदूषण और मृदा अपरदन दोनों ही प्राकृतिक स्रोत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें वो आपका राइट हो जाएगा। दिल्ली में रोज कितने करोड़ लीटर पानी प्रदूषित हो रहा है? रोज इसमें 96 करोड़ लीटर पानी प्रदूषित हो रहा है। चमड़ा उद्योग कहाँ है? चमड़ा उद्योग आपका कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में चमड़ा उद्योग कहाँ है? लेदर इंडस्ट्री आपकी कानपुर में है। सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है? सर्वाधिक जल प्रदूषण औद्योगिकरण जल प्रदूषण से हमारा जल प्रदूषित हो रहा है। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय निम्न में से हैं। देखिए, गंदे जल नदियों व जलाशयों से में मिलने नहीं दिया जाना चाहिए, इससे हमारा जल प्रदूषण हो रहा है और इससे हम नियंत्रित कर सकते हैं, कुछ हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जल जो है स्रोत में छोड़ा जाना चाहिए। कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का अतिशय प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना प्रयोग करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना? जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम जो था आपका वह वर्ष 1974 में बना। कब बना? 1974 में बना। निम्न में से समुद्र जलीय प्रदूषण कौन सा है? समुद्र जलीय प्रदूषण आपका कच्चे तेल के स्रोत के कारण भी हो सकता है, विश्व भर से परमाणु कचरा भी आ सकता है, छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो समुद्री जल के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें डी रहेगा वो आपका राइट हो जाएगा। मृदा प्रदूषण कौन सा होता है? तो इसमें आपका प्राकृतिक कारकों में बढ़ा हुआ तापमान आपका मृदा प्रदूषण कहलाता है। निम्न में से मृदा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कौन से हैं? मृदा प्रदूषण को आप कैसे रोक सकते हैं? इसको रोकने का अपशिष्ट उनके निस्तारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि कार्यों में डीडीटी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुचित प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। व्यर्थ के जो पदार्थ हैं अपशिष्ट उनका समुचित निस्तारण किया जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वो राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर के समीपवर्ती क्षेत्रों में रेडियो विकिरण के प्रदूषण को क्या कहते हैं? इसको जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं? इससे आपके टीबी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, दोनों ही रोग हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैव प्रदूषण में कौन से परजीवी निवास करते हैं? जैव प्रदूषण में हमारे जीवाणु जो हैं वो निवास करते हैं। वर्तमान में सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? वह देश आपका चीन है जो सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है। समस्या समाधान विधि के आधुनिक जनक कौन माने जाते हैं? समस्या समाधान विधि के आधुनिक जनक आपके अपने जॉन डेवी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जॉन डेवी। पर्यटन विधि के जनक कौन माने जाते हैं? पर्यटन विधि के जनक पेस्टोलॉजी माने जाते हैं। पर्यटन विधि के जनक पेस्टोलॉजी हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। जग जाहिर क्वेश्चन है ये। सर्वेक्षण के प्रकार हैं। यथापूर्ण सर्वेक्षण होता है, प्रतिदर्श होता है, निजी होता है, या फिर ये सभी हैं। तो यहाँ पे ये सभी जो हैं वो सर्वेक्षण के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण हैं? ग्लोबल वार्मिंग आपकी जनसंख्या से भी हो रहा है, जागरूकता की भी कमी है, ईंधन का ज़्यादा उपयोग होने के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो राइट हो जाता है। ओजोन का अणुसूत्र क्या है? ओजोन का अणुसूत्र आपका O3 है। क्या? O3 का मतलब ओजोन है। अम्ल वर्षा में जो गैस प्रयुक्त होती हैं वो कौन सी है? वो आपकी सल्फर और नाइट्रोजन है। कौन सी गैस है? सल्फर और नाइट्रोजन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम इसका प्रयोग करने वाले आपके जे फोरियर हैं। कौन है? जे फोरियर। पर्यावरण शिक्षा का संबंध किससे है? पर्यावरण शिक्षा का संबंध जो है वो आपका जंतु विज्ञान से भी है, स्वास्थ्य विज्ञान से भी है और चिकित्सा से भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाता है। बहुविषयक उपागम का संबंध किससे है? एक विषय से, दो से, कई से, या किसी से भी नहीं है। तो बहुविषयक का मतलब हुई हो गया कई विषय,
बहुविषयक का मतलब क्या हो गया, कई विषय। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी क्लब की स्थापना कब की गई? पारिस्थितिकी क्लब की स्थापना 1994 में की गई। कब की गई? 1994 में। पर्यावरण प्रबंध के लक्ष्य हैं, पर्यावरण प्रबंध का लक्ष्य है आर्थिक मूल्यों की वृद्धि होनी चाहिए, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा होनी चाहिए, इंद्रियों के आनंद का संरक्षण होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 2002 में हुआ। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 2002 में हुआ। सतत विकास शब्द कब प्रयोग में आया? सतत विकास शब्द हमारा 1987 में प्रयोग में आया। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का जो गठन है वह आपका 1985 में किया गया। कब किया गया? 1985 में। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब शुरू किया गया? भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम जो था वह आपका 1973 में शुरू किया गया। कब? 1973 में। गंगा नदी को क्या घोषित किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। फ्लोरा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्लोरा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। फ्लोरा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्या उद्देश्य हैं? पाठ्य सहगामी क्रिया का उद्देश्य है बालक में पर्यावरण जागरूकता लाना, बालक को खाली समय का सदुपयोग बताना, बालक को सामुदायिक भावना का विकास करना। ये सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम जाना चाहेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं वह आपकी इको क्लब भी है, प्रोजेक्ट वर्क भी है, संगोष्ठी भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाता है। वृक्षारोपण के क्या उद्देश्य हैं? पेड़ क्यों लगाने चाहिए? वृक्षारोपण का उद्देश्य ये है, इससे भूमि क्षरण रुकती है, वर्षा की मात्रा में भी सुधार होता है, सामान्य लोगों को वृक्षों से होने वाले लाभों को भी बताना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाता है। वनों को नष्ट करने से क्या प्रभाव पड़ता है? वनों को नष्ट करने से मृदा अपरदन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था डिफरेंट कि जो हमारे नोट्स होते हैं वो बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ तैयार किए जाते हैं। अगर मैं आपको पर्यावरण के नोट्स दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा ईवीएस के नोट्स हैं। जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन है, स्टॉकहोम सम्मेलन है ना का आयोजन 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन की वर्षगांठ के तौर पर प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय 1972 में लिया गया है ना। भारत में ने 13 जनवरी 2006 को स्टॉकहोम समझौते की पुष्टि की थी। इस तरीके का नोट्स ये हमारा किसका है? ये पर्यावरण का नोट्स है। ठीक है, बाकी जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स हम आपको दिखा ही चुके हैं। तो इस तरीके का बेस्ट कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो जो नंबर हमारा दिया गया है अभी लास्ट में भी आपको दिखा देंगे, उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन फटाफट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 291, विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी सम्मेलन जो है आपका वो न्यूयॉर्क में मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो आपका है ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू मुक्त दिवस 31 मई को मनाया जाता है। सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आपको बता दें कि हमारी प्लेलिस्ट सब बनी हुई है, पिछले साल की भी क्लासेज हैं है ना, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, वो भी क्लासेज आप देख सकते हैं। निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? इसमें अवलोकन का उपयोग होता है, ऑब्जर्वेशन का यूज होता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपसे कहना चाहेंगे क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा, और 300 क्वेश्चन का कलेक्शन आप तक पहुंचा है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और इस तरीके की क्लासेस बनाने में आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? फूलों की घाटी आपकी कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है?
उत्तराखंड में, ठीक है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का जो मुख्य घटक है डिफरेंट वो मीथेन है, ठीक है। तो आज के 300 क्वेश्चंस कैसे रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नोट्स के लिए जो नंबर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस पे फटाफट मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।